नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरों की दुनिया में। आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। दिन भर की खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। कल लॉन्च होगा चंद्रयान 3, सफल लॉन्चिंग की देश भर में प्रार्थना। गुजरात के नर्मदा में यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध, यूसीसी से आदिवासियों को दूर रखने की मांग। और वडोदरा में राजेश्वर गैलेक्सी के बिल्डर की धोखाधड़ी, लाखों रुपए भरने के बावजूद नहीं मिला सपनों का घर। कल होने वाली चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग को लेकर इसरो की गतिविधियां आज तेज हो गई है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्टेशन में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए अपग्रेडेड बाहुबली रॉकेट यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 तैयार है। MV3 का लॉन्चिंग सक्सेस रेट 100% है। मिशन चंद्रयान 3 का काउंटडाउन आज दोपहर से शुरू हो गया है और लॉन्चिंग शुक्रवार दोपहर 2:35 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगा। मिशन की सफलता के लिए इसरो के वैज्ञानिक तिरुपति वेंकटचलापति मंदिर पहुंचे। वे पूजा के लिए वैज्ञानिक चंद्रयान 3 का मिनिएचर मॉडल भी अपने साथ ले गए थे। चंद्रयान 24-25 अगस्त को चांद पर उतरेगा। अगले 14 दिन रोवर लैंडर के चारों ओर और 360 डिग्री में घूमेगा और कई परीक्षण करेगा। रोवर के चलने से पहिए के जो निशान चंद्रमा की सतह पर बनेंगे उनकी तस्वीरें भी लैंडर भेजेगा। भारत चंद्रमा पर राष्ट्रध्वज पहुंचाने वाला चौथा देश बनेगा। चांद के दक्षिणी ध्रुव के करीब पहुंचने वाला पहला देश भी होगा। ये वही इलाका है जहां चंद्रयान 1 के दौरान मून इम्पैक्ट प्रोब छोड़ा था और इसरो ने पानी होने का पता लगाया था। यही चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग हुई थी। देश भर में इन दिनों यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल का कुछ समुदाय विरोध कर रहे हैं, जिसमें गुजरात के नर्मदा जिला का आदिवासी समाज भी शामिल है। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा सूचित यूनिफॉर्म सिविल कोड का अल्पसंख्यक समुदाय के साथ साथ आदिवासी समाज द्वारा भी विरोध किया जा रहा है। इस मामले आम आदमी पार्टी के प्रभारी संदीप पाठक ने यूसीसी को सैद्धांतिक समर्थन दिया है, जिस पर काफी विवाद भी हुआ है। इसी बीच नर्मदा जिला में आम आदमी पार्टी द्वारा प्रशासन को आवेदन देकर यूसीसी कानून का विरोध किया गया। नर्मदा जिला के डेडियापाड़ा विधायक चेतर वसावा की अगुवाई में एक भव्य रैली आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए और प्रांत अधिकारी को आवेदन देकर यूसीसी से आदिवासी समाज को दूर रखने की मांग की गई। યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ જે લાગુ કરવામાં આદિવાસીઓ પર આ કાયદો ખોટો થૂકી મારવાનું કામ કર્યું છે એના માટે આવેદનપત્ર આપવા માટે કલેક્ટર કચેરી આવ્યા છે। અમારી માંગણી એવી છે કે વર્ષોથી આ જળ જંગલ જમીન અમારા રીત રિવાજો રૂઢી પરંપરા ગ્રામ સભા આ તમામ બધું ખત્મ થઈ જવાનું છે। એના માટે અમારે બહુ મોટું નુકસાન થવાનું છે। એટલે દરેક ગુજરાતના 14 જિલ્લા દરેક જગ્યા પર આવેદનપત્ર આજે આપવાના છે ને અહીંયા આપી દીધું છે। એટલે અમારી માંગણી એટલી છે કે અમારા આદિવાસીઓ પર આ યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ ના લાગુ પડે। જે અમારો જે કલ્ચર છે, જે આજે સરકાર જે અમારા પર આ કાયદો લાગુ થશે આ બધો ખતમ થઈ જશે। અને જેમ કે સરકાર એટલું જ બધું હોય તો અમારા સમાજમાં શિક્ષણ છે, સારા હોસ્પિટલો છે, આવી રીતે અલગ અલગ અમારા જે સમાજ અમારો વંચિત છે એમના લોકો જાગૃત કરે। અને સરકારને અમે એ જ વસ્તુ કહેવા માંગીએ છીએ કે જે રીતે આ જો કાયદો લાગુ થશે તો અમારા આદિવાસી સમુદાયને બહુ મોટું નુકસાન થશે। આજે સ્કૂલોની અંદર પણ શિક્ષકો નથી, એ જગ્યાએ સમાનતા લાવો। સમાનતા લાવવી હોય તો શિક્ષણમાં સમાનતા લાવો। ગામડાની અંદર જે ગરીબ લોકો છે એ લોકોને જે અમુક સહાયો મળે છે એ સહાય નથી મળતી અને ગેરકાયદેસર એજન્સીઓને આપી દેવામાં આવે છે। એ બધી જગ્યાઓ પર સમાનતા લાવો। શિક્ષણમાં સમાનતા લાવો। જે જગ્યાએ સમાનતા લાવવાની જરૂર છે એ જગ્યાએ સમાનતા લાવો। અને આ કાયદાથી અમારા સમાજને ઘણું બધું મોટું નુકસાન થઈ રહ્યું છે। અમારા જે હક્કો છે એ છીનવાઈ જઈ રહ્યા છે અને એ હક્કો છીનવાય ના અને એના માટે અમે આ કાયદાનો સખત વિરોધ કરીએ છીએ।
गुजरात के वडोदरा के हरणी में निर्माणाधीन घर के करोड़ों रुपए चुकाने के बावजूद कुछ लोगों को 2016 से घर का पोजीशन नहीं मिल रहा है, जो अब बिल्डर के खिलाफ आर या पार के मूड में है। वडोदरा के हरणी में राजेश्वर गैलेक्सी नामक साइट कई साल पहले शुरू की गई थी और यहां 2016 से उपभोक्ताओं को घर देने की शुरुआत भी कर दी गई थी। कई लोगों ने 50-50 लाख से ज्यादा रुपए बिल्डर को जमा करा दिए थे, लेकिन सालों बाद भी इन लोगों को घर का पोजीशन नहीं मिला है। पोजीशन मांगने पर बिल्डर उल्टा घर मालिकों को ही धमका रहे हैं। इस बिल्डिंग का निर्माण दुर्गा प्रसाद यादव और शैलेश यादव ने किया है। 2016 के अंदर मैंने 4 फ्लैट यहाँ बुक करवाए थे, उसके सामने पेमेंट दिया हुआ है, आज तक दिया नहीं है रिटर्न हमको। अभी वो हमारे को एक ही चीज़ बता रहे कि भाई ब्याज के चक्कर में हमको घसीट रहे। अभी 16 में हमने पेमेंट दिया है और मकान बुक करवाए, अभी तक उन्होंने मकान ना दे रहे ना कोई चीज़। अभी ये गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है ब्याज की, उसके लिए हमको घसीट रहे कि भाई ब्याज के पैसे दिए और हमको मकान भी नहीं दे रहे, ना पैसे की बात हो रही है। मेरे साले का मकान है, उनको भी पैसा अभी लोन भर रहे हैं, लेकिन उनका मकान नहीं मिल रहा है। मेरे दोस्त का है गोपाल भाई, उनका भी मकान बुक करा है, उनका 25 लाख रुपया देने के बाद भी मेरे को नोटरी बयान करके देने के बाद भी वो मकान उन्होंने बेच दिया, ऐसा पता चली है, लेकिन वो मकान नहीं दे रहे। ऐसे मेरे दूसरे 3 दोस्तों को मैंने मकान दिए हुए। टोटल मेरे यहाँ 9 मकान फ्लैट बुक है, लेकिन अभी वो मुझे बता रहा है ब्याज के पैसे के घसीट रहा है। मेरा फर्स्ट फ्लोर पर A103 में है, राजेश्वर गैलेक्सी में। मैंने 20/9/2000 को बुक करवाया था। मेरे को बोला था 1 साल में मिल जाएगा, अभी तक मिला नहीं है। मैं हफ्ते दर हफ्ते इधर आती हूँ, लेकिन मेरे को आश्वासन देते हैं कि मिल जाएगा, जनवरी में मिलेगा, फरवरी में मिलेगा। लास्ट अभी मैंने चेक भी दिया, 2.5 लाख का चेक दिया, तो कुछ काम नहीं किया था। मैंने बोला, जब कितनी बार बोला तब उन्होंने प्लास्टर सिर्फ किया, फिर बोलते हैं कि अभी प्लम्बिंग का काम होगा, ये काम होगा, लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा था। मैंने कितनी बार आके उनको बोला तो बोलते हैं मिल जाएगा, लेकिन कुछ होता नहीं है। बुक कब करवाया था? 20/9/2018। 5 साल हो गए। मैं कितनी बार आके रोके भी उनको बोलती हूँ कि आपको जो कुछ भी है आप मेरे को ये फ्लैट मेरे को कंप्लीट करके दे दो, तो बोलते हैं कि अभी होएगा, लेकिन कुछ होता नहीं है, आश्वासन ही देते हैं। और हम ब्याज से पैसे ला के भरे हुए हैं, ठीक है, हमको ऐसे है नहीं कि हम पैसे वाले कहीं से इधर उधर से हम लोग पेमेंट लाए हैं और ये पेमेंट इनको हमने दिया है और बैंक में से लोन भी लिया हुआ है ICICI में से, वो भी हम ब्याज भर रहे हैं 1.5 साल से। अभी भी मैंने उनको 2.5 लाख का चेक दिया 27/12/2022 को। बोलता है मैं तुमको जनवरी में 31 को काम करके पोजीशन देने वाला हूँ, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ नहीं कर रहे। जब भी आते हर वीक में आता हूँ, कुछ ना कुछ बहाना ही बताते हैं कि मैं कर के देता हूँ आपको, फरवरी में देता हूँ, मार्च में दे रहा हूँ, अप्रैल में दे रहा हूँ। ऐसा तो उन्होंने 5 साल निकाल दिया है। अभी क्या करें, हम उसको कुछ बोलते हैं तो बोलते हैं आपको जहाँ भी जाना है जाओ, वेरा में जाओ, जो करना है कर लो, मेरा कुछ होने वाला नहीं है। वही इनका आंसर है। आप क्या मानते हो कि ऐसे बिल्डरों के सामने क्या होना चाहिए? इनको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए कि दोबारा कोई ऐसा करे नहीं। इनको जो होगा रिजल्ट तो दूसरे पे इफेक्ट पड़ेगी, ठीक है, ऐसा होना चाहिए सर। कई पीड़ित लोग बिल्डर से घर का पोजीशन देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उल्टा चोर कोतवाल को डांटने की तरह बिल्डर निवासियों को झूठे पुलिस केस में फंसाने की धमकी देते हैं। ऐसे में पीड़ित अब बिल्डर के खिलाफ रेरा में शिकायत करने का मन बना रहे हैं। અમને પાસે ફ્લેટ બુક કરાવ્યું છે અને અમે પૈસા આપી દીધા છે। હવે આ પૈસા હાલતો નહીં મને પછી, અને ફ્લેટ નહીં આપતો। અમે આની પર કમ્પ્લેન કરીએ છીએ, પેલો કહે છે તમને વ્યાજના ચકેડામાં હું નાખી દઈશ। એટલે અમે તો બિઝનેસમેન છે, અમને તકલીફ થાય છે, એટલે અમે ગભરાઈ મને કશું કરતા નથી। કેટલા સમયથી આ તકલીફ છે? મારા પૈસા અને જે ઓફિશિયલ લખી આપ્યા છે ભાઈ બાનાકત છે, આ લગભગ 4 વર્ષ થઈ જાય, 4 થી 5 વર્ષ થયા છે। પૈસા તો મેં પહેલાં આપેલા છે। શું જવાબ આપે છે બિલ્ડર? હા, પહેલો કહે છે કે આપીશું, આમ કરીશું, પેલા ટાવર ચેન્જ કરે છે। પછી મને કીધું કે આ ફેસિંગ આપું, પેલો કેન્સલ કર્યું। કેન્સલ મારા પાસે કશું કેન્સલ મેં નથી કર્યું, પણ પહેલાં કઈ રીતે કર્યું છે મને કશું ખબર જ નથી। તમે હું માનો છો કે તમે જે રીતે છેતરાયા છો એવી રીતે બીજા ઘણા બધા આમાં તો એટલા બધા છે, ઢગલા છે, પણ કોઈ સામે આવતો નથી। શું નામ છે બિલ્ડરનું? દુર્ગા પ્રસાદ યાદવ। તમે એ જ કહેવા માંગો કે આવા બિલ્ડરો સામે શું કાર્યવાહી થવી જોઈએ, શું માંગો? સાહેબ હવે કાર્યવાહી તો સરકાર કરે તો ખબર પડે। આપણે તો નાના માણસો છે, આપણને ખબર જ નહીં પડતી આપણે શું કરીએ, કેમ કે આ બધા મળેલા હોય, આપણને શું ખબર પડે આમાં। मैं कहना चाहता हूँ कि ये 9 लोगों को मैंने मकान दिलाया है,
अभी ये 9 लोग के मकान देने के बाद ये 2018-16 से मेरा पैसा इसको बिल्डर को देने के बाद मकान नहीं दे रहा है। अभी ये 9 लोग मेरा जी खा रहे हैं, तो मेरी क्या गलती? अभी क्या मैं सुसाइड करूं? बिल्डर तो हाथ ही अद्दर कर दिया, मुझे ब्याज में ले रहा है चक्कर में, और मैं अभी मेरे को सुसाइड करना है अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो। इस मामले VNM टीवी ने बिल्डर से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस मामले कल विस्तृत जानकारी देने की बात कही है। भारी बारिश से देश भर में सब्जियों की फसल को काफी नुकसान हुआ है, जिससे सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। टमाटर के बढ़े हुए दाम कई दिनों से खबरों में है। अब और सब्जियां भी लोगों को महंगाई का झटका दे रही है। देश के कई राज्यों में टमाटर से लेकर अन्य सब्जियों के दाम बेतहाशा महंगे हो चुके हैं और आम जनता को समझ नहीं आ रहा है कि इस महंगाई के करंट को कैसे झेले। गुजरात में रोजाना में इस्तेमाल आने वाली सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। लोगों के लिए खाना बनाना एक समस्या हो गया है कि आखिरकार कौन सी सब्जी बनाएं जो बजट को ना बिगाड़े। दरअसल इस बार खूब गर्मी पड़ी है और अब खूब बारिश हो रही है। गर्मी की वजह से फसल को नुकसान पहुंचा था और लगातार मौसम में बदलाव जारी रहा, जिसके चलते सब्जियों की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। इन दिनों भारी बरसात देश के कई राज्यों में हो रही है, जिससे सब्जियां मंडी तक नहीं पहुंच रही है। ऐसे में टमाटर के साथ साथ अन्य सब्जियों के दाम भी लोगों के घर का बजट बिगाड़ रहे हैं। टमाटर का भाव 140 रुपये, 120 रुपये कच्चा पक्का। बड़े मार्केट में काटे में भाव 120 रुपया पड़ता है। कोई पड़तर नहीं मिलती तभी बेच रहे हैं हम। कारण क्या है, गर्मी बहुत पड़ी, उसके लिए माल सब बिगड़ गया है। माल में रोस्टर बर्फ और फेंकने के लायक बहुत निकलता है। आधा केट अमुक में निकल जाता है, आधा कोट में कोरा कम निकलता है, इसलिए उसका भाव है। अभी यहाँ पर ऑल इंडिया में वही भाव है, यहाँ कर का भाव का नहीं। ऑल इंडिया में लेवल पे सब 120 रुपया, 30 रुपया बड़े कांटे पे भाव है, इसलिए उसका भाव यहाँ पर है। मार्जिन एकदम कम है, तभी ग्राहक के लिए हम 140 रुपये से ज़्यादा नहीं लेते। હમણાં વરસાદના કારણે માલ ઓછો એના લીધે ભાવ તો રહેવાનો જ છે. માલ તો માર્કેટમાં મળતો નથી, અહીંયા વેચાતો નથી, એવું છે, મંદી ચાલી રહી છે. હમણાં 60, 80, 60ની આસપાસ બધું વસ્તુ એ ભાવે ચાલે છે. इसके विषय का क्या है, भाव तो बढ़ने वाला तो बढ़ गया है, वो बाहर से आता है इसके लिए भाव बढ़ता है। इधर का माल तो कुछ नहीं, लोकल माल है तो दूधी है, भिंडी है, रिंगन है, वो सस्ता है। दूसरे मतलब मक्कई सस्ती है, और पापड़ी है, टामेटा है, बैंगन है, अमुक शाक બધું મોંઘું મળે, બીજું બધું અમુક વસ્તુ લોકલ જે એને આવે તે સસ્તી મળે। ટોટલ ટામેટા હજી બહારથી આવે છે, બેંગ્લોરથી આવે છે, આદુ બેંગ્લોરથી આવે છે, એનો ભાવ વધારે છે, એના ભર કાર્ટ્રીજના લીધે જ એક ભાવ વધી જાય છે। गुजरात के वडोदरा में रिहायशी इलाके से लाखों के ड्रग्स बरामद होने से हड़कंप मच गया है। वडोदरा के छाणी की वसुंधरा सोसाइटी में एसओजी की टीम द्वारा बीती रात छापेमारी की गई। पूर्व सूचना के आधार पर की गई इस छापेमारी में 4 लाख की कीमत का 58 ग्राम एमडी ड्रग बरामद किया गया है। एसओजी टीम ने फतेहगंज पुलिस और एफएसएल की टीम को साथ रखकर छापेमारी की थी, जिसमें ड्रग्स के साथ 2 आरोपी भी पकड़े गए हैं। वीएनएम टीवी पर आप देख रहे हैं खबरें। कहीं जाइएगा नहीं, चल लौटेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद। वडोदरा में 16 जुलाई 2023 को विंस ग्रैंडियोर 4.0 चेस टूर्नामेंट का राष्ट्र स्तरीय आयोजन। ध्रुविक चेस एकेडमी के इस इवेंट को सपोर्ट कर रहा है वडोदरा का विंस हॉस्पिटल। वडोदरा, सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, दिल्ली और देश के कई शहरों के 120 पार्टिसिपेंट्स ले रहे हैं हिस्सा, जिन्हें दिए जाएंगे 30,000 रुपयों तक के इनाम। छोटे बच्चों को मौका देने के लिए अंडर 9 और अंडर 13 कैटेगरी का भी प्रावधान। वडोदरा की होटल कोर्टयार्ड बाय मैरियट में 16 जुलाई सुबह 9 बजे से खेला जाएगा दिमागी कसरत का ये खेल, चेस टूर्नामेंट।
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। साजन आजा रे, वादा किया है प्यार में, कभी हम जुदा न होंगे। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। कागा सब तन खायो, मोरा चुड़ चुड़ खायो, मास रे सैया सैया। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। मारे ही बड़े में वही गई रे कटार रे, ओ कटार रे। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। पालम आवोने आवोने, मांडी चलवनी भवाई, ओ ता थैया थैया ता थैया ता थैया थैया ता थैया। देखो 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 अनिंग मिपियाना, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। 25 साल का जश्न। देखिए रविवार VNM TV यूट्यूब चैनल, FB पेज, रात 9 बजे GTPL केबल, 8 बजे इन केबल, और दिन भर देखिए जियो फाइबर सेटअप बॉक्स चैनल नंबर 498 और वोडाफोन, जियो और डेली हंट एप्लीकेशन पर दिन भर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर फ्रांस पहुंचे हैं, जहां गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका सम्मान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर फ्रांस पहुंच गए हैं, जहां पेरिस के जिस होटल में वो ठहरे हैं उसके बाहर भारतीय मूल के लोगों ने भारत माता की जय के नारों के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया। इससे पहले शाम करीब 4 बजे प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न ने मोदी को एयरपोर्ट पर रिसीव किया।
यहाँ रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। पीएम मोदी को फ्रांस के नेशनल डे यानी बेस्टिल डे पर बतौर चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया है। दूसरी तरफ डिफेंस काउंसिल ने भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल एम लड़ाकू विमान खरीदने के प्रपोजल को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा नेवी 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन भी खरीदेगी। पीएम मोदी का ये दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब भारत फ्रांस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को 25 साल पूरे हो गए हैं। मोदी से पहले 2009 में मनमोहन सिंह भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने थे जिन्हें बेस्टिल डे पे चीफ गेस्ट के तौर पर न्योता मिला था। फ्रांस पहुंचे पीएम मोदी वहां की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न से मुलाकात करेंगे। वे पेरिस के ला सिने म्यूजिकल में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। ला सिने म्यूजिकल में फिलहाल इंडियन एम्बेसी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर फेस्टिवल ऑफ इंडिया नमस्ते फ्रांस को होस्ट कर रहा है। इसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मोदी के लिए अपने ऑफिशियल हाउस एलसी पैलेस में प्राइवेट डिनर होस्ट करेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी में जो रिवर क्रूज रेस्टोरेंट शुरू की गई है उसे बारिश के 2 महीने बंद किए जाने की मांग की जा रही है। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट शुरू की गई है। इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के लिए साबरमती नदी को 134 फीट पर मेंटेन किया जा रहा है, लेकिन इससे बारिश के दौरान पानी का लेवल बढ़ जाने से अगल बगल के इलाकों में भारी जलभराव हो जाता है, जिस पर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के विपक्ष नेता शहजाद खान पठान ने विरोध जताते हुए रिवर क्रूज के मॉडल के साथ प्रदर्शन किया। 100 लोगों के मनोरंजन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने वाहवाही लूटने के लिए अहमदाबाद शहर के रिवर फ्रंट पर एक क्रूज लाई गई है, जिसके कारण सिर्फ 100 लोगों के मनोरंजन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे अहमदाबाद शहर को डुबाने का काम किया है। जब से क्रूज आई है साबरमती रिवर फ्रंट के लेवल को 134 फुट रखा जा रहा है, जिसका लेवल बढ़ने से रिवर के आसपास के सभी विस्तार बारिश में डूब रहे हैं। और ये कांग्रेस पार्टी का कहना नहीं है, ये अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कहना नहीं है, लेकिन जो पार्टी वाहवाही लूट रही है उन्हीं पार्टी के एमएलए ने कमिश्नर को पत्र लिखकर रजूआत की गई है कि क्रूज के आने से बरसात में उनके विस्तार में उनकी विधानसभा में पानी भर रहा है। ये साफ बताता है कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सिर्फ वाहवाही के काम करता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसका जीरो रहता है। इसके पहले भी अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पर कई ऐसे प्रोजेक्ट थे जो भारतीय जनता पार्टी ने वाहवाही लूटने के लिए जिन्हें घोषित किया, लेकिन वो अभी तक चल नहीं पाए, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण रिवर फ्रंट पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। लोकसभा के पिछले चुनाव में वाहवाही लूटने के लिए सी प्लेन लेकर आ गए थे, लेकिन आज सी प्लेन नहीं दिखाई देता। कांग्रेस पार्टी ये भी पूरे तरीके से यकीन करती है कि आने वाले 1 साल के अंदर ये क्रूज भी पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, क्योंकि जनता वहां पर जाएगी नहीं, क्योंकि उसकी फीस बढ़ी है। और कांग्रेस पार्टी ने यह भी मांग की है कि बरसात के इस सीजन में इस क्रूज को 2 महीने के लिए बंद किया जाए, ताकि रिवर के आसपास के कोई भी विस्तार की जनता को बारिश में तकलीफ ना हो। और यदि भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती है तो कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर और उग्रता से अपना विरोध प्रदर्शन व्यक्त करेगी। 1 કલાકમાં 63 મિલીમીટર જેટલો વરસાદ પડ્યો હોય એક જ કલાકમાં, અને 130 થી 32 ફૂટનું સાબરમતીનું લેવલ હોય એ વિસ્તારમાં, એટલે જે વિસ્તારની અંદર રેગ્યુલર જ્યાં આટલો પુષ્કળ વરસાદ આવતો હોય, જ્યાં નીચાણવાળો પાણીનો વિસ્તાર હોય ત્યાં નેચરલ આ રીતે પાણી હોય છે, 1 કલાકની અંદર ઉતરી જતું હોય છે વરસાદ બંધ થયા પછી। એમાં કોઈ નવું પાણી છોડવામાં આવેલ નહીં, કંઈ નહીં, માત્ર આ એક ઇસ્યુ કરી કોંગ્રેસના મિત્રો એમની નબળાઈ છુપાવવા માટે એમના કોઈ એવા પ્રશ્નો નથી પ્રજા વચ્ચે કે પ્રજાની વચ્ચે જવાનું હોય, પ્રજાના ઉપયોગી। આ એક બજેટની વાત કરીએ તો પણ આ કોંગ્રેસના મિત્રોએ કોઈ એમનું સૂચન કર્યું નહોતું। मुहर्रम और दशहरा का पर्व नजदीक आ रहा है। ऐसे में वडोदरा में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शांति कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। मुस्लिमों द्वारा मनाया जाता मुहर्रम और हिंदू लोगों द्वारा मनाए जाते दशहरा का पर्व नजदीक आ रहा है। ऐसे में गुजरात के वडोदरा शहर में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए वडोदरा सिटी पुलिस थाने में जोन 4 डीसीपी पन्ना मोमाई की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्म के नागरिक अपने त्योहारों को शांतिपूर्ण रूप से मना सके उस पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में वडोदरा में किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने पर जोर दिया गया। शांति समिति की बैठक में पुलिस अधिकारियों के साथ साथ ताजिया कमेटी के अध्यक्ष
जाहिद बापू उपाध्यक्ष, गुड्डू भाई, पूर्व डिप्टी मेयर चिराग शेख, इलियास वाड़ीवाला समेत के विभिन्न धर्मों के अग्रणी उपस्थित रहे। सिटी पुलिस स्टेशन वडोदरा मीटिंग आवनारा दिवसों मोहरम आवे छे એટલે ઇમામ હસન હુસેનની યાદને મનાવવા માટેના દિવસો છે અને ત્યાર પછી દશામાના દિવસો છે। એ તહેવારો શાંતિથી સારી રીતે અને ભાઈચારાથી આગળ વધે અને પતી જાય એની માટે મીટિંગ હતી। એ જુલુસના અંદર કોઈ નક્કી ના કરી શકીએ કેમ કે જુલુસ વિસ્તારમાં આજે માન લો કે ગયા વર્ષે કોઈ 9 વર્ષનો છોકરો હતો, આ વર્ષે 11 વર્ષનો થયો, તો એને મન થાય કે ભાઈ અમે જુલુસમાં જઈએ, એટલે ટાઈમિંગ કોઈ ના કરી શકે અને ગણતરી ના થાય। हाँ, એ વિસ્તારના માણસો તાજિયા લઈને નીકળશે, એ લોકો એમના વિસ્તારના માણસોને ધ્યાનમાં રાખશે અને સાથ સપોર્ટમાં લેશે। આગામી સમયમાં જે મોહરમનો તહેવાર આવી રહ્યો છે અને એ અનુસંધાને તાજિયાનું વિસર્જન થનાર છે, એ બાબતે લઈ અને આજે સિટી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે સમગ્ર વડોદરા શહેરના તાજિયા આયોજકો અહીં આવેલા હતા અને એમાં શાંતિ સમિતિની બેઠક લેવામાં આવેલી હતી। એમાં સરસિયા તળાવમાં જે વિસર્જન કરનાર છે તમામને તળાવ અનુસંધાને કેટલા વાગે અહીંયા પહોંચવાનું છે, શું તકેદારી રાખવાની છે, કઈ રીતે એમને પરમિશન લેવાની છે, એ તમામ સૂચના એમને આપવામાં આવેલી અને તાજિયા સમયે કોઈ કોમી બનાવ ન બને અને શાંતિપૂર્વક આ તહેવાર ઉજવાઈ જાય એ બાબતે પણ જરૂરી સૂચના આપવામાં આવેલી હતી। પરમિશન માટેની પ્રક્રિયા ચાલુ છે, એટલે છેલ્લે કેટલા પરમિશન આપવામાં આવશે એ પ્રક્રિયા ચાલુ છે। સોશિયલ મીડિયા પર અમારી સતત વોચ ચાલુ છે અને કોઈ પણ સોશિયલ મીડિયા પર ખોટો મેસેજ મોકલશે કે જેના કારણે કોમી બનાવ બનવાની શક્યતા હોય તો કોમી વાતાવરણ તંગ બની જાય, એવા વ્યક્તિ પર અમે સતત પગલાં લઈશું। हमारी सतत वॉच चालू है सोशल मीडिया पर। लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आ रहे हैं और इसी बीच गुजरात के अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव 2024 तक मजबूती से और आगे बढ़ने के बजाय गुजरात में आम आदमी पार्टी टूटती जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पार्टी से नाराज होकर कांग्रेस में जुड़ रहे हैं। गांधीनगर के प्रभारी मंत्री समेत के 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने आपका साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया है। इन सभी लोगों का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने पार्टी का खेस पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। मुझे आज बहुत खुशी है कि गुजरात कांग्रेस में आम आदमी पार्टी के प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी आदरणीय हरीश कोठारी जी, राजेश भाई प्रजापति, फॉर्मर प्रेसिडेंट पश्चिम जोन अहमदाबाद शहर, काफ़ी वार्ड के अध्यक्षों, कार्यकर्ताओं, ऑफिस बेरर्स और नेताओं के साथ आम आदमी पार्टी को छोड़ के कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनका दिल से मैं स्वागत करता हूं। कांग्रेस परिवार में हम सब साथ मिलके आज जो गुजरात को बर्बाद किया है भाजपा की सरकार ने, हर मोड़ पे इश्यूज है, वहाँ एक सेवा की साधना का हम यज्ञ करेंगे और इसमें हर गुजराती का साथ मिल रहा है। आज आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लोग पहले भी जुड़े थे, आज एक और जत्था जुड़ रहा है, उनसे हमें और भी ताकत मिलेगी। मैं अनुरोध भी करूँगा हर गुजराती को कि आइए हम एक ऐसे गुजरात का निर्माण करना चाहते हैं वहाँ गुजरातियों की सही आवाज़ हो, जहाँ चंद लोग मालामाल ना हो पर आम गुजराती का कल्याण हो। तो आज जो भी साथी जुड़े हैं उनका दिल से स्वागत है। गुजरात के नागरवाड़ा में डभोई दशालाड भवन की प्रॉपर्टी अल्पसंख्यक समुदाय को बेच दिए जाने का विरोध स्थानीय नागरिक कई दिनों से कर रहे हैं। रायपुरा के नागरवाड़ा में डभोई दशालाड भवन है। ये भवन अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को बेच दिया गया है, जिसका विरोध नागरवाड़ा संघर्ष समिति की अगुवाई में स्थानीय निवासियों द्वारा किया जा रहा है। आज भी हाथ में बैनर पोस्टर के साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए मामले पर जिला कार्यालय में आवेदन दिया गया। डभोई दशालाड भवन के विषय में हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आवेदन पत्र कलेक्टर साहब को दिया हुआ है, पहले भी हमें उसका आंसर नहीं मिला है, हम उससे संतुष्ट नहीं है। इसकी वजह से हम आज दोबारा फिर से यहाँ पर रिवीजन के लिए कलेक्टर साहब को जागरूक करने आए हैं कि आपके पास जो होद्दा है, तो आपके पास जो होद्दा है दशालालवाड़ी के दस्तावेज को रद्द करने का, उसको आप रद्द करो। वारंवार हर रोज़ हर हफ्ते हमने ये काम किया है, फिर भी हमें कलेक्टर साहब से कोई आंसर नहीं मिला है। अगर हमारी मांग संतोष जो नहीं हो, क्योंकि हमारी मांग जो है वो कायदेसर मांग है, हमारे जो बंधनीय प्रोटेक्शन जो हमारा अधिकार है वो हम मांग रहे हैं,
हमारी जो मांग पूरी नहीं होगी तो समग्र तो नागरवाड़ा है संघर्ष समिति हेठर सिर्फ एक एरिया का हिंदू अभी रास्ते पे आया है। हमारी जो मांग संतोष नहीं होगी तो पूरा बड़ौदा महानगर का हिंदू रास्ते पर आने के लिए तत्पर है। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से राजधानी दिल्ली में पानी ही पानी। यमुना नदी खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। गुरुवार सुबह 7 बजे यमुना का जलस्तर 208.46 मीटर पर पहुंच गया। ये खतरे के निशान 205 मीटर से 3 मीटर ज्यादा है। यमुना वजीराबाद से ओखला तक 22 किलोमीटर में बहती है। केंद्रीय जल आयोग को आशंका है कि जलस्तर 209 मीटर पर पहुंचने से दिल्ली के ज्यादातर इलाके जलमग्न हो जाएंगे। यहां एनडीआरएफ की 12 टीमों को तैनात कर दिया गया है। वहीं लोगों को राहत पहुंचाने के लिए 2700 राहत शिविर भी लगाए गए हैं। दिल्ली के कई इलाके पहले ही पानी में डूब गए हैं। कई इलाकों में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया है। यमुना नदी के किनारे बसे निचले इलाकों से 16,000 से ज्यादा लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वजीराबाद, ओखला और चंद्रावल के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी बंद कर दिए गए हैं, जिससे राजधानी के कई इलाकों में पीने के पानी की किल्लत हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास के 1 किलोमीटर करीब तक भारी जल भराव हो गया है। यमुना बाजार, मजनू का टीला, निगमबोध घाट, मोनेस्ट्री मार्केट, वजीराबाद, गीता कॉलोनी और शाहदरा एरिया इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित है। उधर हरियाणा में भी 13 जिलों में यमुना का पानी घुस चुका है। 240 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। धीरे धीरे यमुना का पानी अब आगे की ओर बढ़ रहा है। इससे आज 5 जिले जिंद, फतेहाबाद, फरीदाबाद, पलवल और सिरसा में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। राज्य में अब तक भारी बारिश और बाढ़ से 10 लोगों की मौत भी हुई है। नंदेसरी की पानोली इंटरमीडिएट्स के सहयोग से वडोदरा के सामाजिक संगठन दीपक फाउंडेशन द्वारा निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन अनगढ़ में किया गया। अनगढ़ गांव में पानोली इंटरमीडिएट्स और सामाजिक संगठन दीपक फाउंडेशन द्वारा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। दीपक फाउंडेशन द्वारा पानोली इंटरमीडिएट्स के सहयोग से आयोजित इस मेडिकल कैंप में ब्लड चेकअप, HIV, TB, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आंखों की बीमारियों की जांच और निदान किया गया। साथ ही लाभार्थियों को जरूरी दवाइयों का वितरण भी किया गया। ग्रामजनों ने उत्साह के साथ बड़ी संख्या में मेडिकल कैंप का लाभ लिया। इस मौके पर अनगढ़ के सरपंच धर्मेंद्र सिंह, डिप्टी सरपंच सुरेश भाई, दीपक फाउंडेशन और पानोली इंटरमीडिएट्स के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। प्रोग्राम मेन हेतु હતું કે 6 એવા ડિસીઝ જે આપણા ગામમાં હોય એની ચેકઅપ થાય। ચેકઅપ દરમિયાન જે ડિટેક્ટ થાય કે તમે કોઈ રોગી હોય તો એના આગળની ટ્રીટમેન્ટ શું છે, એ ટ્રીટમેન્ટ પૂરી પાડવી, સાજા થાય ત્યાં સુધીની અમને જે કાળજી રાખીને પ્રોગ્રામ રાખ્યો છે। એનું નિદાન પ્રત્યે જાગૃત કે કોઈ પણ ક્ષય રોગ હોય તો તરત ખબર પડી જાય એનું નિદાન થાય છતાં તેનું સંપૂર્ણ જવાબદારી છે દવાની એ પણ બંને રૂપિયા લીધી છે। તો હું એક ડેપ્યુટી સરકાર તરીકે આવા પ્રોગ્રામ થાય વર્ષેમાં એક વાર નહીં પણ 2 વાર પ્રોગ્રામ થાય તો નાના નાના જે કુટુંબો વસે છે એમને જે રોગોનું ખ્યાલ નથી આવતો એ આ રોગોમાં ફેલાવી જાય અને અમને એકદમ તંદુરસ્તી પાછી આવી જાય। અનગઢ ગામમાં પ્રોગ્રામ રાખેલો, એમાં આંખની તપાસ તથા મેડિકલ લોહીનું ચેકઅપ તથા HIV ટેસ્ટ તથા બાકીનું ક્ષયનો બી TBનું બી નિદાન કરવામાં આવશે તથા દરેકને નિઃશુલ્ક પ્રમાણે ચશ્માનું વિતરણ બી પાનોલી इंटरव्यू तरफी કરવામાં આવશે। गुजरात के सुरेंद्रनगर में 2 भाइयों की हत्या मामले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने घटना पर दुख जताते हुए भारतीय जनता पार्टी पर कड़े प्रहार किए। कल रात को एक बहुत ही दुखदाई घटना गुजरात के सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट के चूड़ा ब्लॉक के समढ़ियाला गांव में घटी और 2 एक ही परिवार के दलित परिवार के 2 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बात मैं इसी की करूंगा। ये परिवार दलित परिवार है। अपनी एग्रीकल्चर लैंड वहाँ के एंटी सोशल लोग उसको कल्टीवेट नहीं करने देते थे, तो ये पिलर टू पोस्ट पुलिस स्टेशन से पुलिस स्टेशन घूमते रहे कि हमें सुरक्षा दो,
हमें धमका रहे हैं, हमको डरा रहे हैं, ट्रैक्टर वाले को भी डरा रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा था। तो 5 जुलाई 2023 को एक रिटर्न एप्लीकेशन ये भेजते हैं और ये रिटर्न एप्लीकेशन में वो सारी बात अपनी अपनी दुख का ब्यौरा देते हैं और कहते हैं कि हमें सुरक्षा दो। धमकाने वालों के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाए जाते हैं। गुजरात के वडोदरा में 14 से 16 जुलाई तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें नेशनल मेनोपॉज सोसाइटी भी शामिल होगी। इस आयोजन पर पत्रकार परिषद में जानकारी दी गई। हूँ અને મારી ટીમ એઝ એન ઓર્ગેનાઇઝેશન IDCM ઇન્ડિયન ડાયાબિટીસ એન્ડ કાર્ડિયોમેટાબોલિક ડિઝીઝ એસોસિએશન અમારી બીજી વાર્ષિક કોન્ફરન્સ યોજવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે। 14 થી 16 જુલાઈ અમારું આયોજન છે। આમાં 800થી વધારે આખા દેશમાંથી ડૉક્ટરો ઉપસ્થિત રહેવાના છે। આપણા વડોદરામાં એક રીતે અમે વડોદરાને નેશનલ મેપ પર લઈ જઈ રહ્યા છે ઇન ધ ફિલ્ડ ઓફ કાર્ડિયો ડાયાબિટીસ અને એના લગતા એકેડેમિક સેશન્સને લઈને। ઇન્ડિયન ડાયાબિટીસ અને કાર્ડિયોમેટાબોલિક ડિઝીઝ એસોસિએશનનું પ્રેસિડેન્ટ છું। આ કોન્ફરન્સ જે ડૉક્ટર ચાવલાએ વાત કરી 14 થી 16 હોટલ સયાજીમાં આયોજિત છે। આમાં ડાયાબિટીસ, કાર્ડિયોલોજી અને મેટાબોલિક ડિઝીઝ ઇન્ક્લુડિંગ રિનલ ડિઝીઝના ઓલમોસ્ટ 200 ડૉક્ટર્સ ઓલ ઓવર ઇન્ડિયાથી જે કે આ ફિલ્ડમાં કી ઓપિનિયન લીડર્સ છે પાર્ટિસિપેટ કરવાના છે। અને આ ફિલ્ડના જે જેટલા પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ છે વડોદરાના, ગુજરાતના અને ઇન્ડિયાના, એ બધા એમના હેડ્સ સાથે કે એમના પ્રેસિડેન્ટ સાથે પાર્ટિસિપેટ કરે છે। સો આ એકદમ જે આપણે કહીએ લેટેસ્ટ જે નોલેજ છે આ બધી બીમારીઓ માટે એ આમાં ડિસ્કસ કરવામાં આવશે અને ઓલમોસ્ટ બધા MBBS MD ડૉક્ટર્સ જે હાજર રહેશે એમને ખૂબ જ જાણકારી મળશે। આ વર્ષે અમે વિશેષ સેશન્સ રાખ્યા છે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ફિઝિશિયન્સ માટે જે ઇમરજન્સી હેન્ડલ કરે છે, લેડીઝની સમસ્યાઓ માટે, સર્કેડિયમ રિધમ જે અમે બાયોલોજિકલ રિધમ કહીએ બોડીની એ બાબતમાં, બ્લડ પ્રેશર બાબતમાં, અને આમાં અમેરિકન કોલેજ ઓફ ફિઝિશિયન્સનું પણ પાર્ટિસિપેશન છે વિચ ઇઝ સમથિંગ જે ફર્સ્ટ ટાઈમ છે વડોદરામાં। गुजरात के वडोदरा में जुबेली बाग निकट एक पेड़ पिछले कई दिनों से लोगों की जान पर खतरा बना हुआ था, जिसे काटने की आखिरकार कॉरपोरेशन ने शुरुआत की है। गुजरात के वडोदरा शहर में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते कई अप्रिय घटनाएं भी सामने आ रही है। इसी बीच वडोदरा के जुबेली बाग इलाके में पिछले 1-1.5 महीने से एक पेड़ काफी झुका हुआ था और लोगों की जान पर खतरा था, जिस पर यहाँ के व्यापारियों ने बार बार कॉरपोरेशन का ध्यानाकर्षण कराया था, लेकिन कॉरपोरेशन ने कोई कार्यवाही नहीं की थी। आखिरकार इस पेड़ को काटने की कवायद कॉरपोरेशन ने शुरू की है। इस मामले व्यापारियों ने अपना आक्रोश जताया। 15-20 दिन हुए झाड़ को नीचे आते हुए, 3-4 बार अर्जी करने के बाद भी वो बोलते हैं कि जब गिरेगा तब आके काम करके जाएंगे। इतनी बड़ी लागत लगाने के बाद अगर आके सरकार काम करती है तो मतलब क्या हुआ? सरकार को कम से कम अर्जी पे तो ध्यान देना चाहिए कि भाई अर्जी देते हैं काय के लिए देते हैं। कल उठ के एकदम गिर जावे, कोई आदमी मर जावे, उसके हाथ पैर टूट जावे तो उसकी जवाबदारी किसकी? ऐसे तो सरकार बोलती है हम बहुत बहुत अच्छा करते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं। क्या करते हो? थोड़ी अर्जी पे तो ध्यान दिया करो। 15-20 दिन हो गए। 15-20 दिन में क्या बोलते हैं कि हमारे पास तो बहुत पड़ी है, जब होगा तब देखेंगे, गिरेगा तब आएंगे। 1 થી 1.5 મહિનો થયો છે, અરજી આપી છે, 1.5 મહિના પછી કાપવા આવ્યા છે ને ઝાડ આખું પડી ગયું છે, નમી ગયું છે ને ગમે ત્યારે પડી જાય અને એવી શક્યતા છે અને કોઈ દબાઈ જાય, આવતું જતું કોઈક દબાઈ જાય કે મરી જાય એ શક્યતા હતી। 1 થી 1.5 મહિનો થઈ ગયો પણ કોઈ કાપવા આવ્યો નથી। બરાબર, કોર્પોરેશનના અધિકારીએ મોકલ્યા છે, 1.5 મહિના પછી મોકલ્યા છે। આખું ઝાડ બધું ઉખડી ગયું છે, પડી વાત તૈયારી છે, ગમે ત્યારે કંઈક દબાઈ જાય, કોઈક મરી જાય એની શક્યતા હતી। 1.5 મહિના અરજી કરવા છતાં બી કોઈ આવ્યું નહોતું। गुजरात के सुरेंद्रनगर के लिमड़ी तालुका के गांव में भारी जलभराव से लोगों का जनजीवन तहस नहस हो गया है। लिमड़ी तालुका के रलोड़ गांव में भारी बारिश से निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। ग्राम पंचायत में बार बार शिकायत के बावजूद यहां कार्यवाही नहीं की गई है। लोगों के घरों में भी पानी भर गया है, जिससे लोग बीमार पड़ गए हैं। कई घरों में टॉयलेट नहीं होने से सीनियर सिटीजन्स को खटिया में लिटाकर टॉयलेट ले जाना पड़ रहा है। ऐसे वीडियो सामने आने पर ग्राम पंचायत की कार्यवाही पर भी सवाल उठ रहे हैं।
VNM टीवी पर आप देख रहे हैं दिन भर की खबरें। VNM टीवी की सारी खबरें आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे देख सकते हैं VNM टीवी की खबरें, अपडेट्स और टॉक शोज। तो देखते रहिए VNM टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।